नमस्कार। द अनस्क्रिप्टेड शो के इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले 25-30 सालों में दुनिया में तकनीकी क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हमारा देश और प्रशासन भी इस विकास की धारा में कहीं से पीछे नहीं है। शासकीय ऑनलाइन सेवाओं में हमारे देश में पिछले कई सालों में लगातार बहुत अच्छे काम हुए हैं, जिसका प्रमाण है ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन रिजल्ट देखना, ऑनलाइन करों का भुगतान इत्यादि। इन सभी सुविधाओं के पीछे, इन सभी प्रशासनिक तंत्र जो वर्क कर रहे हैं, इनके पीछे जो सबसे मुख्य संस्था है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में एनआईसी के नाम से जानते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। शासकीय ऑनलाइन सेवाएं किस तरह से कार्य करती हैं, किस तरह से यह आगे चल के और प्रगति की राह पर जा रही हैं, एवं इन्हें किस तरह से अभी प्रोसीजर में लिया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री आशीष शुक्ला जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। जी सर, तकनीकी क्षेत्र में हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ समय से सरकार बहुत ज़्यादा सीरियसली वर्क कर रही है, और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो किसी संस्था की है तो हम देखते हैं एनआईसी की है। सर, थोड़ा सा हमें सबसे पहले तो आप एनआईसी के बारे में हमारे दर्शकों को और हमें एनआईसी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, फिर हम इसमें किस तरह से आपका कार्य जो शैली रहती है उसमें भी आगे बातचीत करेंगे। एनआईसी जो है बेसिकली 1988 पे स्टार्ट हुआ था। और इसका उद्देश्य मुख्य ये था कि उस समय 1988 के समय कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही कम हुआ करता था। तो कंप्यूटर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है मतलब डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, इसके लिए एनआईसी का मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था। और एनआईसी जो है सभी ज़िलों में, जैसे कि आज की डेट में 736 ज़िले हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो सभी ज़िलों में इसकी इकाई बनाई गई थी, सभी ज़िलों में इसके ऑफिस बनाए गए थे, जो कि निरंतर आज की डेट में भी काम कर रहे हैं। 1988 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो जो है जो आईटी के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी, तो उद्देश्य ये था कि जितने भी जो कार्यालय हैं और कर्मचारी हैं उस कार्यालय के, जैसे कलेक्ट्रेट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहाँ के कर्मचारियों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक करना, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते थे। और शुरुआती तौर पे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो एनआईसी इज़ द फर्स्ट जो कि उसने अपना नेटवर्क शुरू किया, जो निकनेट के नाम से जाना जाता है। और उसको जो है पूरे जो मतलब देश में फैलाया। एक सिक्योर नेटवर्क है, जो गवर्नमेंट का नेटवर्क है, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज़ कर सकती है और प्राइवेट इसमें मतलब एंटर नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं। स्टार्टिंग में तो मैन हम लोग का निकनेट था, और फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शुरू हुई थी। तो इस तरीके से एनआईसी का इंट्रोडक्शन हुआ था कि सरकारी जो ऑफिस हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनको कंप्यूटर के प्रति मतलब जागरूक करना और कंप्यूटर की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करना और नए नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, जो कि जिससे कि कार्य अच्छे से हो सके और मतलब फास्ट हो सके और उसमें वो आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो ये था उद्देश्य। सर, जैसे आपने बताया 1988 जहाँ से एनआईसी का जन्म हुआ, एनआईसी स्टार्ट हुआ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये शायद 33 सालों का एक सफ़र रहा है एनआईसी का। इन 33 सालों के सफ़र में सर मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे शासकीय जो विभाग हैं और जिनमें उस समय से लेकर अभी तक के बीच का, आज हम 2021 में बैठ के इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसके बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है शासकीय कार्यालयों में और उनके कार्यशैली में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप जानकारी दीजिए। जैसे कि अपन स्टार्टिंग में जाएं, जब एनआईसी शुरू हुआ था तो उस समय कंप्यूटर थे जो वो मतलब लिमिटेड ही रहते थे, और उतना ज़्यादा कंप्यूटर सरकारी विभाग में नहीं थे। आज की डेट में मतलब सभी विभागों में कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब अच्छा हो गया।
पहले नेटवर्क भी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो नेटवर्क है वो भी अच्छा हो गया है। इंटरनेट फैसिलिटी मतलब सभी विभागों में आ गई है। जी। और पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में हम लोग का ऑफिस रहता था, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय में तो अच्छा नेटवर्क रहता था, लेकिन दूसरे कार्यालयों में कुछ कमी रहती थी। लेकिन आज की डेट में सभी कार्यालयों में इंटरनेट की सुविधा है, कंप्यूटर्स हैं, ऑपरेटर्स जी। हैं, सब ट्रेंड हैं, सब काम कर सकते हैं। पहले किसी को कंप्यूटर की जानकारी नहीं रहती थी, तो हम लोग को ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़ती थी। अभी आजकल से कम ट्रेनिंग में भी काम चल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना ज़्यादा उपयोग होने जी। लगा है। जी। जी। लोग मतलब मोबाइल ही में सारी चीज़ें आ गई हैं, जी। तो इसलिए अब हम लोग को ट्रेनिंग मतलब मिनिमम ट्रेनिंग देना पड़ती है। पहले हम लोग को ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़ती थी, और अभी प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। अब जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, सभी के जो प्रोजेक्ट हैं, सभी का जो काम है वो कंप्यूटर्स में आ गया है, पोर्टल के माध्यम से आ गया है। सभी के अपने अपने पोर्टल हैं। स्वास्थ्य विभाग का अपना पोर्टल है, जी। एजुकेशन विभाग का अपना जी। पोर्टल है, वो कलेक्ट्रेट कार्यालय का अपना पोर्टल है, जी। कमिश्नर कार्यालय का अपना पोर्टल है। तो अब सभी कार्यालय जो हैं, सभी के अपने अपने पोर्टल हो गए हैं। तो ये अभी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इस समय। सर, ऐसे आपने भी सरकारी पोर्टलों की बात की है। चिकित्सा विभाग का अपना एक पोर्टल है, शिक्षा विभाग का अपना एक पोर्टल है। इन पोर्टलों को क्या पूरा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वॉच भी एनआईसी ही करता है क्या? इसमें जो अपडेशन होने हैं, जिस तरह, क्योंकि समय-समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, तो एनआईसी क्या इसमें भी वर्किंग करता हाँ, है क्या? ये बिल्कुल आपने सही मतलब पूछा। इसमें जो सरकारी विभागों के जो पोर्टल रहते हैं, तो इसका डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन जी। ये सब एनआईसी करता है। जी। बाकी यूज़र जो है उसमें एंट्री करता है। अच्छा। एनआईसी का काम है कि पोर्टल को डेवलप करना और उस पोर्टल को होस्ट करना। जी। मतलब होस्ट अपन वेबसाइट पे करते हैं, वो सिक्योर वे पे होस्ट करना, जिससे जी। कि आपका डाटा जो है, जैसे स्कूल का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हुँ। कलेक्ट्रेट का डाटा, कमिश्नर ऑफिस का डाटा, आईजी ऑफिस का डाटा, पुलिस विभाग का डाटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डाटा है। बिल्कुल। तो मेन कंसंट्रेशन रहता है कि डाटा को सिक्योर रखना और इंटरनेट की सिक्योरिटी रखना, नेटवर्क की सिक्योरिटी रखना। तो हम लोगों का काम रहता है कि डाटाबेस का मैनेजमेंट करना जी। और पोर्टल का डेवलपमेंट करना अकॉर्डिंग टू द वो डिपार्टमेंट जैसा चाहेगा वैसा पोर्टल हम लोग बनाते हैं। जी। और समय समय पे उस पर अपडेट्स करते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि ये फैसिलिटी ऐड करिए, जी। समय समय पे हम लोग फैसिलिटी भी ऐड करते हैं। जी। और बाकी एंट्री जो है वो जो विभाग के एंट्री ऑपरेटर हैं वो करेंगे। एंट्री करने का काम विभाग का जी है, हाँ। और पोर्टल को डेवलप करने का और पोर्टल को मैनेजमेंट करने का, डाटा मैनेजमेंट करने जी। का काम एनआईसी का। जी। सर, इसमें एक मैं थोड़ा इससे हट के सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे मुझे जानकारी में आया कि एनआईसी जो ऑनलाइन रिजल्ट आते हैं, इसमें भी एनआईसी का वर्किंग रहता है। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, इसमें भी एनआईसी की वर्किंग रहती है, जो कि हम जिस बारे में नहीं जानते थे इसके पहले। तो ये जो प्रोसीजर रहता है कि ऑनलाइन रिजल्ट आना, तो ये इसका एक प्रोसीजर होता होगा, किस तरह से ये वर्किंग करता है? थोड़ा-सा इस बारे में आप हमें दर्शकों को जानकारी दीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि अपन रिजल्ट की बात करें, तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जो सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं, एमपी बोर्ड के जी। होते हैं, तो जो बोर्ड वाले एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्जांपल 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो इसमें क्या होता है कि जब सभी स्कूल अपनी अपनी कॉपियाँ चेक करके विद्यार्थियों की, उसका डाटा जो है वो मतलब फिजिकल फॉर्मेट में या फिर जो कंप्यूटर के फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट में, वो एनआईसी को भेजते हैं। जी। फिर एनआईसी उस पूरे डाटा को कंपाइल करता है। डाटा वही रहता है, सिर्फ उसको कंपाइल करके उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू, पोर्टल के थ्रू ऐसा बनाता है कि जो विद्यार्थी अपना रोल नंबर देके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकता है, अपना रिजल्ट देख सकता है। मेरिट लिस्ट आ जाती है कि कौन टॉप पे है, टॉप 25, टॉप 50। तो ये सब काम एनआईसी का रहता है। एनआईसी का। तो ये जैसे अभी सरकारी पोर्टल हम देखते हैं शहर में जगह-जगह, एमपी ऑनलाइन का भी काम काफ़ी तेज़ी से अभी बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एमपी ऑनलाइन का काम भी जगह-जगह हम देख रहे हैं, गाँव में भी, शहर में भी। एमपी ऑनलाइन की जो वर्किंग रहती है पूरी सर, इसमें भी क्या हमारा एक पार्ट रहता है, या फिर इसको भी पूरी तरह से हम ही मैनेज कर रहे हैं? नहीं, एमपी ऑनलाइन एक संस्था है जो स्टेट गवर्नमेंट की है। जो एनआईसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। एनआईसी का काम है कि स्टेट गवर्नमेंट को जिस डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमारे ऑफिस हाई कोर्ट में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हैं, पासपोर्ट ऑफिस में भी है, तो एनआईसी का काम है कि उसके ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट में बैठते हैं, जिस कार्यालय में बैठते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको आईटी का सपोर्ट करना, और उनको
जैसा कस्टमाइजेशन चाहिए वैसा कस्टमाइजेशन करना अकॉर्डिंग टू जी डिपार्टमेंट। जी अब बात आती है एमपी ऑनलाइन। तो एमपी ऑनलाइन एक अलग संस्था है, ये स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है। जी जैसे कि एमपी उसमें सब्सिडी लगा हुआ है। जी। इनका काम रहता है कि वो सिटीजन को सर्विसेज देना, ओके। सिटीजन की मदद करना, जी नागरिकों की मदद करना। जैसे कि जो सिंपल सिटीजन है, कोई किसान है, जी जैसे हमारा एक पोर्टल है एमपी उपार्जन, तो किसान है उसमें अपना पंजीयन नहीं कर सकता, जी तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू वो जाएगा तो वो उसको सहायता करेगा, उसका पंजीयन करके जो कुछ भी नॉमिनल फीस है वो लेगा और उसका पंजीयन कर देगा। कोई स्टूडेंट है जो कि अपनी मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर सकता, जी तो वो एमपी ऑनलाइन में जाएगा, हमारा पोर्टल यूज़ करेगा एमपी ऑनलाइन वाला, और उसको मार्कशीट डाउनलोड करके दे देगा। तो एमपी ऑनलाइन एक सेतु है मतलब सिटीजन के लिए, सिटीजन्स के लिए। क्योंकि सिटीजन्स सभी सिटीजन्स लोग इक्विप्ड नहीं रहते हैं कि वो काम कर सकें, जी हाँ जी हाँ। तो इसलिए सिटीजन एमपी ऑनलाइन में जाता है और सर्विसेज वहाँ से प्राप्त करता है। जी जैसे अभी आपने बताया कि एनआईसी जो है वो मतलब केंद्र को जवाबदेह है, केंद्र की संस्था है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा कि एनआईसी जो है केंद्र में इनके जो पेरेंटल जो हैं महामंत्रालय वो कौन से हैं और किस तरह से यहाँ से वहाँ वर्किंग होती है? हाँ, एक्चुअल में जो एनआईसी है ये मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जैसे आपने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन में आता है। जी और ये दिल्ली से हमारा जो मतलब हेड ऑफिस है वो दिल्ली हेडक्वार्टर में है, जी और जो रीजनल ऑफिस है वो एमपी में। मतलब सभी स्टेट के रीजनल ऑफिस उनके कैपिटल में रहते हैं, जी और जो मेन जो दिल्ली का जो ऑफिस रहता है वो सबको जो मतलब टॉप पे वो रहता है, फिर वो उसको उस प्रकार से हायरार्की में काम करते हैं। जी और फिर नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस। जी। जैसे स्टेट में यहाँ पे मतलब हमारा जो रीजनल ऑफिस है भोपाल में है, हम्म। और सभी मतलब जिलों में एक एक हमारा ऑफिस है। जी तो इस तरीके से इस हायरार्की में काम करते हैं। किस तरह से डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है इस समय? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे आपने समग्र आईडी का भी उल्लेख किया, जी हाँ तो जो समग्र आईडी है वो सभी लोगों की, ये समग्र आईडी का पोर्टल है, ये एनआईसी का ही है। जी तो इसमें क्या है कि इसमें सारी सुविधाएं हैं कि सभी लोग अपनी समग्र आईडी बना सकते हैं। फैमिली का जो मुखिया है वो उसका रहता है, उसके अंदर में जितने लोग हैं जी वो रहते हैं। नगर निगम के जो ये मतलब संचालित होता है, नगर निगम संचालित करता है जी इसको, हाँ। लेकिन पोर्टल एनआईसी का है। और इस ये सभी वार्ड में जो है उसमें जो भी जिसको समग्र आईडी बनाना हो अपने वार्ड ऑफिस में जाएगा, अपना एप्लीकेशन देगा, उसकी आईडी जुड़ जाएगी। अब समग्र आईडी का उपयोग कैसे होता है? जैसे समग्र आईडी एक प्रकार का आधार कार्ड है, जो अपना आधार नंबर जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलता है। समग्र आईडी जो है वो एमपी में चलता है। जी हाँ तो एक एग्जांपल जैसे कि खाद्य विभाग है, तो खाद्य विभाग में बीपीएल कार्ड होल्डर है, एपीएल है। तो बीपीएल जो है गरीबी रेखा के नीचे वाले, इनका पूरा डाटा बेस जो है वो एनआईसी के पोर्टल में है, खाद्य विभाग के पोर्टल में। अभी एईपीडीएस एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा। एईपीडीएस क्या है कि जो राशन है वो एक राशन कार्ड से आप कहीं पर भी राशन ले सकते हैं। उसका ज़रूरी नहीं है कि आप जबलपुर का है तो जबलपुर ही मिलेंगे, आप बेंगलोर में यदि जाते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया। तो वन राशन कार्ड बन रहा है, ठीक है। तो एईपीडीएस जो है वो जो है उसमें समग्र का भी डाटा और आधार का भी डाटा, उसमें आधार इनेबल्ड पीडीएस उसका नाम है। आधार इनेबल्ड पीडीएस का मतलब है कि आधार कार्ड तो एक ही रहेगा, तो उसमें अभी क्या होता था कि डुप्लीकेसी रहती थी। जैसे कि कोई व्यक्ति है मनोहर कुमार जबलपुर में भी अपना राशन लेता था, और फिर जबलपुर से उसका ट्रांसफ़र हो गया, सपोज उसका बेंगलोर में हो गया, तो वहाँ जाके उसने नाम फिर से जुड़वा लिया, यहाँ का नाम उसका चला आ रहा है, ये डिलीट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अब क्या होगा कि यूनिक, अभी हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज हुई थी पिछले दिनों, जिसमें डुप्लीकेट्स नाम है, कुछ जो मतलब मृत नाम है, जो लोग मर गए उनके नाम उसमें जुड़े हुए हैं, कुछ डुप्लीकेट्स नाम है, कुछ ट्रांसफ़र हो गए, कुछ लड़कियों की शादी हो गई। ये काफ़ी होता है कि शादी हो गई तो एक एरिया से दूसरे एरिया में गए, तो वहाँ पर भी उनका नाम जुड़ गया, न्यू फैमिली में या ओल्ड फैमिली में नाम जुड़ा हुआ। तो एईपीडीएस से इसका निराकरण हुआ। इसमें एक व्यक्ति का नाम एक ही बार आएगा, और वो व्यक्ति कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में अपना पीडीएस की जो सुविधाएं हैं, पीडीएस की जो सर्विसेज जैसे राशन है, तो ये सब वो ले सकता है। ये एक अच्छा प्रयोग किया था एनआईसी ने, और ये अभी सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया जो अपना जो है पीएम मोदी साहब के उसमें जो नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की मुहिम चली है, तो डिजिटल इंडिया का एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो अभी चल रहा है। इसमें सर हम एनआईसी ने अभी तक कुछ पोर्टल भी, इसमें मैंने जानकारी में था कि कुछ पोर्टल्स एनआईसी ने बनाए हुए हैं, उन पोर्टल्स के बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिए जो गवर्नमेंट्स के लिए एनआईसी ने बनाए हैं। जैसे कि जो विशेष जो पोर्टल है, किसी भी जिले का एक आधिकारिक वेबसाइट होती है। जी क्या होता है, जैसे कि अपन जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के कई सारे लोगों ने पोर्टल बनाए होंगे। अभी आप गूगल में देखेंगे तो जबलपुर के कई पोर्टल मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो सबके सब अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल का मतलब कि उसमें जो जानकारी जारी जो मतलब जो किसी ने भी फीड करी है वो ऑथेंटिक नहीं है।
वो सिर्फ एक मतलब उनका जो व्यू है, उनके ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से वो डाल देते हैं। अब सरकारी वेबसाइट जो जो किसी भी ज़िले की सरकारी वेबसाइट है जो, वो एनआईसी डेवलप करती है। जैसे जबलपुर.nic.in, ये जबलपुर की वेबसाइट है। जी। इसमें जबलपुर ज़िले के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी जानकारी आपको कि जबलपुर का एरिया मतलब कितना है, जी हाँ। जबलपुर के टूरिस्ट जी हाँ। प्लेस कौन से जी हाँ। हैं, यहाँ पे मतलब कौन कौन से विभाग हैं, उन विभाग के अधिकारियों के आपको वो मिलेगी, जानकारी मिलेगी। कलेक्टर्स कौन है, एसपी कौन है, एसडीएम कौन है, ये जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद और भी जो सुविधाएं हैं जबलपुर में, ये मतलब होटल्स हैं, कॉलेज हैं, ये सारी जानकारी आपको जबलपुर ज़िले के पोर्टल में मिलेगी। इसी प्रकार से यहाँ जबलपुर संभाग का पोर्टल है ना, जबलपुर डिवीज़न mp.nic.in, तो इसमें जबलपुर संभाग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। ये सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ज़िले हैं, तो सभी ज़िलों की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो एनआईसी बनाती है। ये एक है काम। उसके बाद जैसे मैंने AEPDS का बताया था आपको, वो तो एक काम, एक पोर्टल था। एक MP उपार्जन का पोर्टल है, MP में काफ़ी दिनों से चल रहा है। MP उपार्जन में जो किसान है समर्थन मूल्य पे अपनी जो भी फसल है उसको बेचता है, उसका पूरा डिजिटली काम होता है। उसका पंजीयन होता है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में उसकी खरीदी होती है, थर्ड स्टेप में उसके पास में अकाउंट में पैसा चला जाता है बाय डिजिटल। तो ये सारा का सारा काम डिजिटली होता है। इसको डायरेक्ट CM सर मॉनिटर करते हैं, कहाँ कितनी खरीदी हुई, कहाँ कितने पंजीयन हुए, ये सारा का सारा जो मॉनिटरिंग होती है ये भोपाल मंत्रालय से मॉनिटरिंग होती है। CM सर भी इसको मॉनिटर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। इसमें जो इलेक्शन का जितना भी काम जो है, बहुत पहले से 1988 से जब से इलेक्शन हो रहे थे, तो तब से इलेक्शन का पूरा काम जो है वो NIC करता है। इसमें जो मेजर जो काम है, जैसे कि पोलिंग पार्टी बनाना, कौन सी पोलिंग पार्टी कहाँ जाएगी, है ना, उसके बाद उस पोलिंग पार्टी में कौन कौन सदस्य हैं, फिर पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग वो जाना, ट्रेनिंग आदेश, ड्यूटी आदेश, उसके बाद जो काउंटिंग का जो मेन काम होता है, काउंटिंग होना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, एनालिसिस होता है कि कौन सी पार्टी कितने वोट से आगे चल रही है, कौन कितने पीछे चल रही है, राउंड वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि A to Z काम जो इलेक्शन का है वो NIC ही करती है। IT से रिलेटेड जितना काम है, IT से रिलेटेड जितना काम है, जैसे कि किस बूथ पे कौन सी मशीन जाएगी, ये भी आजकल से पूरा ट्रांसपेरेंसी हो गई है। रैंडमली हम लोग का एक सॉफ्टवेयर है जो रैंडमली बताता है कि कौन सी बूथ, एक लॉटरी सिस्टम टाइप से, उसमें रैंडमली निकलता है कि ये मशीन इस सेंटर पे जाएगी, ये मशीन इस सेंटर पे। तो रैंडमाइजेशन का सॉफ्टवेयर भी NIC का रहता है। इस बारे में थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानकारी चाहूँगा कि ये जो EVM मशीन्स होती हैं, ये सेंटर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे कि इसमें एक लॉटरी सिस्टम जैसा कुछ प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा एक बार इसको ब्रीफ हल्का एक्चुअल में क्या होता है कि जो EVM मशीन्स हैं, इसमें क्या होता है कि पार्टी वालों को थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि ये मशीन जो है, मतलब इनको अपन ने सेट कर दिया, इस मशीन को इस जगह भेज दिया, तो उसी को दूर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक रैंडमाइजेशन का सॉफ्टवेयर चलाते हैं। जो जिला निर्वाचन अधिकारी उस समय मौजूद रहते हैं, कलेक्टर महोदय, और साथ में पार्टी के भी जो भी जितनी पार्टियां हैं, उन पार्टी के सदस्य भी रहते हैं, उन पार्टी के जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं। उनके जो मतलब नज़रों के सामने हम अपना सॉफ्टवेयर चलाते हैं। और सॉफ्टवेयर जैसे कि सपोज ये फॉर एग्जांपल, ये यदि आपकी जो है पोलिंग बूथ हैं 2500 पोलिंग बूथ जो है, जहाँ पे पोलिंग सेंटर है जहाँ, तो 2500 पोलिंग बूथ में एक रैंडम सॉफ्टवेयर हमारा चलता है और उसमें कोई भी मशीन कहीं भी जा सकती है। और उसको हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार सभी जनप्रतिनिधियों के सामने चलाते हैं। जब वो सेटिस्फाइड होते हैं, और हर बार नया पैटर्न आता है। जैसे कि आप पोलिंग बूथ 1 पे देखेंगे, किसी समय मशीन आपकी 35वें नंबर की मशीन पहुंची, तो दूसरी बार मैं उसको रैंडम करूंगा तो हो सकता है 150 नंबर वाली मशीन पहुंचे। तो उसको हम लोग वो 4-5 बार उन्हीं लोग के सामने रैंडमाइजेशन करते हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं फिर उसको हम लोग लॉक कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला सॉफ्टवेयर रहता है। तो रैंडमाइजेशन के थ्रू अपन बताते हैं, फिर उसमें उनकी जो प्रिंट है जो उसका, वो सभी लोगों को दे देते हैं, सभी पार्टी वालों को। वो एक प्रिंट की कॉपी अपने पास रखते हैं कि ये मशीन यहाँ जाएगी, ये मशीन यहाँ जाएगी। इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल और है, जैसे आपने कहा कि बूथ जितने हैं, मान लीजिए जैसे कि चुनाव होना है, 150 बूथ हैं, तो उन 150 बूथों में जितने प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, उन सभी के सामने क्या मशीन की, जो आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोला है, सॉफ्टवेयर होता है, उन सभी के सामने उस चीज की सभी के सामने एक जो मुखिया उनका रहता है। हम लोग मतलब उतना ज्यादा लोग तो आ नहीं सकते एक रूम में, लेकिन जब भी मैक्सिमम जितनी पार्टी है सबके सदस्य आते हैं, सबके जनप्रतिनिधि, जो भी उनके मुखिया सब आ सकते हैं। सबको ओपनली लेटर दिया जाता है कि जैसे कि दिनांक इतने को इतने बजे रैंडमाइजेशन होगा, आप लोग आए। तो सभी आते हैं, सब अपना साइन भी करते हैं। बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, वो साइन भी करते हैं। जो भ्रम चल रहा है, हाँ, उसका वीडियो भी बनता है, उसका साइन भी होता है, सब ट्रांसपेरेंट होता है।
तो ये एक महत्वपूर्ण एक काम जो है जी। एनआईसी के द्वारा होता है। तो सर जैसे अभी आपने इलेक्शन की बात की, तो इलेक्शन का जो उसमें वोटिंग की गणना होती है, तो उसमें भी प्रोसीजर एनआईसी के थ्रू ही पूरा फॉलो होता है? हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि जो जब काउंटिंग प्रोसेस होता है, तो काउंटिंग प्रोसेस के समय जो है राउंड वाइज़ काउंटिंग होती है, जी हाँ। ठीक है? तो राउंड वाइज़ काउंटिंग ये पूरा एनआईसी का सॉफ्टवेयर रहता है। हम लोग जितने भी जो विधानसभा हैं उसमें हम लोग ऑपरेटर्स लोग को ट्रेंड करते हैं, जी। ऑपरेटर्स लोग जो है राउंड वाइज़ उसकी एंट्री करते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट आता है। तो ये एक ज़िले का इसी प्रकार से जैसे लोकसभा है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। जी हाँ। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी ज़िले हैं सब अपनी एंट्री करते जाते हैं, तो वो डाटा हुँ। पोर्टल में रिफ्लेक्ट होने लगता है कि किस में कौन आगे चल रहा है, किस ज़िले में कौन जी आगे हाँ, चल जी रहा हाँ। है। तो ये पूरा जो अपना नेटवर्क रहता है, जी, स्टेट का जैसे विधानसभा चुनाव है तो पूरे स्टेट के पूरे ज़िले कनेक्ट रहते हैं। जी हाँ। लोकसभा चुनाव है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूरे ज़िले कनेक्ट रहते हैं। तो काउंटिंग का पूरा काम उसमें चलता जाता है जी हाँ, जी और हाँ। जो ऑपरेटर्स जो हैं, जो विधानसभा के वो उसमें एंट्री करते जाते हैं और रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट होता जाता है। जी। ये सर रहता है। एक सरकारी संस्था होने के साथ क्या कभी एनआईसी ने किसी बाहरी संस्था के साथ या प्राइवेट संस्था के साथ भी कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, या फिर किसी आने वाले प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ विचार बन रहा है क्या? एक्चुअल में होता क्या है कि जो आईटी का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे कि सपोज़ अपन चुनाव ही के लें, तो जी। चुनाव में जो मशीन जो लगी हैं, तो मशीन तो एनआईसी बनाती नहीं है। तो जी हाँ। ईसीआई है जैसे, जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी ईसीआई हाँ। है, तो वो मशीन बनाता है। तो हम लोग क्या है कि अब जैसे कहीं-कहीं पे मतलब कुछ प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे कि सपोज़ एक वेबकास्टिंग करना है हमें, सीएम साहब आए हैं तो उनकी वेबकास्टिंग करना। तो उसमें जो प्राइवेट जो है जो अपना वेंडर लोग हैं, जी। तो वो अपनी मशीनें लगाएँगे, कुछ अब वो टीवी वगैरह हुँ, लगाएँगे, हुँ, एलईडी हुँ। टीवी हुँ, लगाएँगे। हुँ। तो हम लोग क्या उन लोग को तकनीकी सहयोग करते हैं। हुँ, हुँ। कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन यदि हमारा प्रोजेक्ट है तो हम तकनीकी सहयोग करेंगे, उनको देखेंगे कि जी सब हाँ। कुछ सही चल रहा है कि नहीं, उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, कोई हमें सजेशन देना है तो हम उनको सजेशन जी, देंगे। जी। मतलब हम लोग तकनीकी तरीके से उनको सहयोग करते हैं। हुँ, हुँ। कंपनी कोई भी हो सकती है, बड़े प्रोजेक्ट में नो डाउट और भी कंपनी इंक्लूड होंगी, किसी ने जी। कंप्यूटर लगाया, किसी ने टीवी लगाया। जी, जी। तो हार्डवेयर का काम हम लोग बहुत कम ही करते हैं, हार्डवेयर का हम लोग से रिलेटेड नहीं रहता, हम जी। लोग का मेनली सॉफ्टवेयर का रहता है। जी। लेकिन जो हार्डवेयर की कंपनी है, उन लोग को सपोर्ट हम लोग करते हैं। अच्छा जी। तकनीकी सहयोग करते हैं हम लोग, जी। मतलब टेक्निकल मतलब जितना भी कुछ हो सकता है, हुँ, वो हुँ। हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं और हेल्प करते हैं जी। डिफरेंट सर कंपनीज़ को। इसमें पिछले 2 साल की पिछले मैं बातचीत करूँ, तो इसमें लगभग हमारा 1.5 साल तो कोरोना में ही बीत गया। कोरोना के समय का एक वर्किंग था जो सभी को इफ़ेक्ट किया है कहीं न कहीं, या फिर किसी की वर्किंग बढ़ गई, किसी की घट गई है। बहुत सारे फ़ेज़ निकले हैं उस टाइम पीरियड में। मैं जानना चाहूँगा कि हमारा एनआईसी का उस बीच में कैसा फ़ेज़ था? कोरोना के समय पे काम किस तरह से चेंज हुआ या बढ़ा या घटा? हाँ, इसमें क्या हुआ था कि कोरोना के समय जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो उस समय लोगों पे काफ़ी भय था और पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जी, पूरे जी। मतलब रोडों में सन्नाटा रहता था, ऑफ़िस जी। सारे के सारे खाली रहते थे। लेकिन यदि आप कभी आए हों कलेक्ट्रेट में, तो आप देखेंगे कि सिर्फ़ एक ऑफ़िस खुला रहता था, वो एनआईसी का। अच्छा। कि एनआईसी का ऑफ़िस इसलिए खुला रहता था कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते थे कि कोरोना में सिर्फ़ संपर्क करना है, सीएम साहब को करना है या पीएम हुँ, सर को हुँ, हुँ, करना है, हुँ, या हुँ। किसी भी बड़े अधिकारी को भोपाल से संपर्क जी, करना है, जी। या सपोज़ कलेक्टर ही को जो है वो एसडीएम लोगों से संपर्क करना है या जी हाँ। तहसीलदार लोगों से जी हाँ। करना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही माध्यम था, वो था वो मतलब वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंस। क्योंकि फ़िज़िकल मीटिंग तो उस समय मतलब पॉसिबल ही नहीं वो थी। पॉसिबल नहीं थी। तो उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ और वीडियो हुँ, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास 2 स्टूडियो हैं, हुँ। जहाँ पे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अच्छे से होती है। लेकिन उस स्टूडियो के बाद भी हम लोग कुछ वीसी जो है वो डेस्कटॉप वीसी हुँ, भी हुँ। कंडक्ट करते हुँ, हैं, हुँ। मोबाइल से भी कंडक्ट करते हैं। हुँ। तो ये वीसी के और भी रूप्स हैं। तो ये कोरोना में एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण था, एक इवन विधानसभा जो है आपने वो देखा होगा, एक जी लास्ट हाँ। विधानसभा का जो कोरोना के विधानसभा समय का सेशन सत्र जो हुआ था, था। हाँ, जी हाँ। विधानसभा का सत्र भी एनआईसी ने जी हाँ। कंडक्ट कराया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जी हाँ, थ्रू। जी वो हाँ। एक नया प्रयोग था जी। और वो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। विधानसभा जो काफ़ी वीसी के थ्रू सक्सेस हुई थी, प्रयोग था और वो भी। सक्सेसफुल एक प्रयोग था और जी हाँ। सक्सेसफुली वो मतलब उसकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई थी। जी, जी, जी। तो ये हम लोग ने कोविड के वो दौरान किया और कोविड के दौरान जो है एक काम हम लोग ने जो मतलब जो पूजा के समय जी किया हाँ। था, उस समय काफ़ी सारे जो मंदिर जो हैं अपने यहाँ के जो हुँ। जो मेजर मंदिर हैं उनको जी ऑनलाइन हाँ। किया था। अच्छा, अच्छा। मतलब आप घर बैठे अपने मोबाइल से दर्शन कर सकते थे। वो जी, जी। भीड़ को कंट्रोल करने की जी। कलेक्टर साहब की पहल थी एक। जी हाँ। तो कलेक्टर साहब ने बोले कि अपन इनको ऑनलाइन करते हैं मंदिरों को, तो हम लोगों जी, ने जी। मंदिरों में जाके वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके हुँ, कैमरे हुँ, लगाए थे। हुँ, हुँ। तो 24 घंटे कैमरे चलते थे, उसमें आप मंदिरों की आरती सुन सकते हैं, मंदिर जी। से दर्शन कर सकते हैं। तो मेजर जो मंदिर हैं अपने यहाँ के जी, जबलपुर के, जी।
जैसे कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर जी है, हाँ। काली माता मंदिर है सदर का, बड़े खीरमाई का मंदिर जी है, हाँ। बड़ी खीरमाई, छोटी खीरमाई एमएलबी वाला, और बंगाली क्लब का जो वो है जो मंदिर है, और जो जी हाँ। उनका जो जो दुर्गा पूजा होती है, इन सबको ऑनलाइन किया था। इसकी जी, काफ़ी हम लोग को सराहना मिली थी, और ये एक अच्छा मतलब काफ़ी प्रयोग था, सराहनीय प्रयास था। सराहनीय प्रयोग जी, था। जी, जी। सर इसमें मैं अंत में आ रहा हूँ मैं जानना चाहूँगा कि एनआईसी में अगर जो आज का यूथ है, वो अगर आना चाहता है, किस तरह से एक अपॉर्च्युनिटी एनआईसी यूथ के लिए कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है एज़ अ जॉब? क्योंकि देखिए अगर आईटी सेक्टर की जॉब की बात करें हम, तो बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत लोग वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ देश के बाहर जाके काम कर रहे हैं। एनआईसी ऐसा किस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म है जो यहाँ पर यूथ आए और यहाँ पर अपना जो है जॉब के लिए ट्राई करे? थोड़ा-सा एक यूथ को एक हाँ, गाइडेंस एनआईसी इसमें। जो है आईटी जो प्रोफेशनल हैं जिन्होंने आईटी से कुछ डिग्री करी है, जो बीई करें या एमटेक करें, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। और एनआईसी में लगभग 2 साल 3 साल में पोस्टें निकलती हैं, जी। और न्यूज़पेपर में निकलती हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलती हैं। और वही जैसे सरकारी जो प्रोसेस रहता है, प्रोसेस पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जी। तो वही प्रोसेस रहता है। और इस तरीके से इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है, पोस्टिंग होती जी, है। जी। अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी पोस्ट निकलती हैं, लेकिन वो कम ही निकलती हैं, हमारे यहाँ परमानेंट पोस्ट ही निकलती हैं। हुँ, और वही जैसे सरकारी प्रोसेस रहता है, उसी प्रोसेस के हुँ, माध्यम हुँ, से न्यूज़पेपर में पोस्टें आती हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। जी। मुख्य रूप से अभी तक तो हमने जो बातचीत करी है वो अपनी कार्यशैली की और कुछ उपलब्धियों की। सबसे मुख्य जो चीज़ होती है चुनौतियाँ होती हैं। कोई भी चीज़ अगर 33 साल का सफ़र करके आगे बढ़ी है तो बीच में चुनौतियाँ भी बहुत आई होंगी। एनआईसी के सामने ऐसी क्या मुख्य चुनौतियाँ थीं जिनको लेके वो अभी भी या तो कार्यरत है या तो उसको और बेटर करने की कोशिश कर रही है या उसको बेटर कर चुकी है? हाँ, जैसे कि चुनौती के रूप में अपन देखें तो होता क्या है कि जब भी ये मतलब संसार का नियम है कि जब परिवर्तन कोई होता है तो उसमें जो विरोध आता है। तो वैसे ही जैसे कि जो जो सरकारी कार्यालय के जो क्लर्क रहते हैं, जो जो मतलब कर्मचारी रहते हैं, उनको आदत रहती है मैनुअल काम करने की। तो जब हम लोग ने कंप्यूटर शुरू किया, जब कंप्यूटर उनके ऑफिस में लगाए, तो काफ़ी विरोध था कि हम लोग तो आसानी से इसमें कर लेते हैं, हमारा तो जो 10 मिनट का काम है इसमें 1 घंटे में हम टाइप कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, मैं हाई कोर्ट में भी पोस्टिंग था, वहाँ पर भी जो जो पीए पीएस वगैरह रहते हैं, तो फिर उन लोगों को बाकायदा अपन ने ट्रेनिंग दी हम लोगों ने, और हम लोगों ने बताया कि इसके आप ये देखो कि इसके फ़ायदे कितने हैं। आपको अभी लग रहा है 1 घंटा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आपको कुछ दिनों बाद आधे घंटे में आप 1 पेज टाइप कर लोगे, और कुछ दिनों बाद जितना टाइम आपको लिखने में लग रहा है उससे जल्दी आप आज हुँ, हम हुँ। लोग जब पूछते हैं उनसे कि आप 10 साल पहले जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे तो आपने इस चीज़ का विरोध किया, तो वो जी, सॉरी बोलते हैं। जी। बोले कि सर हम लोगों को नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा उपयोग है इसका। हुँ, हुँ। आज हमें आप बोलोगे 1 पेज लिखने को तो हमें आज 1 घंटा लग जाएगा, कंप्यूटर में मैं 10 मिनट में 10 टाइप कर मिनट में देता हूँ। टाइप। तो अब उल्टा हो गया। जी, जी। मतलब पहले वो बोलते थे कि हमें लिखने में जल्दी हो जाता है, जी, कंप्यूटर में ज़्यादा देर लगता है। जी, तो ये रहता है, चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियों का हम लोग सामना करते हैं, ट्रेनिंग जी। देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर निर्मित करते हैं कि आपके लिए हुँ, अच्छा ही है, इसमें इसमें मतलब ये मतलब ख़राब कुछ नहीं है। आपकी हुँ, फ़ाइल आप क्या है कि पहले एक नोटशीट लिखते थे हाथ से, फिर वो सेम नोटशीट फिर आप लिखने लगते थे जी हाँ, दूसरे दिन। जी हाँ। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको कल की फ़ाइल खोलें, उसमें आपने एक सेंटेंस बदल दिया, आपका तैयार। तो जी, उनको एडवांटेज दिखे कि हम अपनी पिछले 5 साल की फाइलें खोल सकते हैं। जी, पिछले 2 साल जी। पहले हमने कुछ एक 10 पेज का मेटा टाइप किया था, उसमें हम सिर्फ 2 लाइन बदल के नया मेटा टाइप हुँ, कर हुँ, सकते हुँ। हैं। तो उनको जब उपयोगिता मालूम चली तो फिर लोगों की रुचि बढ़ती है। जी। आपको उपयोगिता बताना पड़ेगी, आप जो भी हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये है एक जी। एक्सपीरियंस। इसमें सर एनआईसी के बारे में मैं थोड़ा-सा कुछ पढ़ रहा था। तो मैंने एक चीज़ और उसमें नोटिस की कि एनआईसी जिस तरह से वर्किंग करता है, इनके कुछ शायद डाटा स्टोरेज सेंटर भी होते हैं। हुँ, देश में कुछ जगहों पर वो चुनिंदा हुँ, कुछ जगहों पर हैं। हुँ, थोड़ा-सा ये एक थोड़ा जनरल नॉलेज में हाँ, भी ये चीज़ मायने रखती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाँ। वो थोड़ा आप हमारे सुझाएँ। डाटा सेंटर जैसे कि यहाँ एमपी स्टेट का जो है वो वहाँ इसमें भोपाल में हैगा जी, स्टेट डाटा सेंटर। जी, है ना? इसी प्रकार से हमारे बेंगलोर में भी कुछ डाटा सेंटर हैं, कुछ पुणे में हैं, जी, और दिल्ली में एक हमारा नेशनल डाटा सेंटर है शास्त्री पार्क में। जी, उसमें काफ़ी सारा जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो है उसमें जी, बैकअप जी, रहता है, जी, और सरकारी गवर्नमेंट डाटा पूरा सिक्योर वहाँ पे सेव जी, रहता है। काफ़ी बड़ा ऑफिस है वो जी, जी, शास्त्री जी, पार्क में। काफ़ी सारे डाटाबेस सर्वर हाईली कॉन्फ़िगरेशन वाले लगे हुए हैं वहाँ। जी, जी, तो इस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं, और रेप्लिकेट सर्वर भी हम लोग के रहते हैं। जी, हाँ, जैसे कि एक सर्वर ख़राब हुआ तो
आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरा सर्वर अपने आप चालू हो जाएगा। वर्किंग में मतलब साइट जो है हमेशा चलती रहेगी, जी। ऐसा रहता है। सर एनआईसी के भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स क्या भविष्य में हम देख सकते हैं आने वाले में? अभी जो एनआईसी के जो लेटेस्ट में जो प्रोजेक्ट है, एक IRAD प्रोजेक्ट है, जी। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जी। ये पुलिस विभाग से रिलेटेड है, और भी इसमें विभाग जो मतलब रहेंगे, ऐड रहेंगे, RTO भी रहेगा और अपना ये PWD भी रहेगा। तो इसमें मतलब जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनकी एंट्री करी जाती है। ये एक नया प्रोजेक्ट है। तो उस एंट्री से अपने को फ़ायदा ये रहेगा कि आगे विश्लेषण करेंगे कि किसी एरिया में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्या कारण है, कि वहाँ की रोड ख़राब है, कि वहाँ का ट्रैफिक ख़राब है। तो ये इस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। तो ये जो मतलब हम जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मतलब एनआईसी का IRAD ये नाम से चल रहा है, ये नया प्रोजेक्ट है। एक अभी नया प्रोजेक्ट और शुरू हुआ है, वो जो अपना जो लाइसेंस सिस्टम जो रहता है, जिसमें कि एक अपना जो रहता है, जो मतलब एक लर्निंग लाइसेंस होता है और एक परमानेंट लाइसेंस होता है। तो दोनों लाइसेंस अब एनआईसी के पोर्टल में आ गए हैं। तो ऑनलाइन लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दोगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है, उसको आप पास हो जाओगे तो आपका लर्निंग बन जाएगा, और लर्निंग का जब पीरियड हो जाएगा तो परमानेंट बन जाएगा। तो ये है प्रोजेक्ट, 2 नए प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुए हैं। और एक ई-ऑफिस है हम लोगों का, वो आने वाले समय में वो भी आपको देगा। ई-ऑफिस में क्या है कि जो भी जितनी सरकारी फाइलें रहती हैं, जो फाइल मूवमेंट होता है, वो सब ई-ऑफिस के थ्रू होगा। अभी काफ़ी कुछ स्टेट्स में चालू हो गया है, MP में भी इसकी पहल हो गई है। हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कलेक्टेड ऑफिस में और कमिश्नर ऑफिस में, और सभी ऑफिस को इसमें जोड़ना बाकी है। तो इसमें जो जितने भी जो फाइल मूवमेंट जो होती है, सरकार में फाइल मूवमेंट होती है ना, कि क्लर्क ने अपने ऑफिसर को दी, ऑफिसर ने फिर अपने अबव ऑफिसर को दी, फिर कलेक्टर साहब के पास गई, कमिश्नर साहब के पास गई। तो ये पूरा फाइल मूवमेंट जो है ऑनलाइन होगा और ई-ऑफिस से पद्धति से होगा। मतलब इसमें पेपरलेस ऑफिस हो जाएगा, पेपरलेस ऑफिस हो जाएगा। और इसके एडवांटेज ये रहेंगे कि आपको जैसे फाइल ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, मॉनिटरिंग भी हो सकती है कि किस ऑफिस में कितनी फाइल पेंडिंग है, किस ऑफिस में अच्छा काम हो रहा है, किस ऑफिस में ख़राब काम हो रहा है, तो मॉनिटरिंग भी हो सकती है। और इसमें आप फाइल की सर्चिंग है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे कि पिछले 10 साल पहले की आपको मतलब फाइल सर्च करना है, आपने सर्च किया, खटाक से मिल जाएगी। तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें थी। तो इसमें सर जैसे मॉनिटरिंग की भी आपने बात की, तो एनआईसी की पूरी जो वर्किंग प्रोसीजर रहता है, इसकी मॉनिटरिंग भी क्या कंटिन्यूसली एक टाइम पीरियड पे होती रहती है क्या? एनआईसी के जितने पोर्टल्स हैं वो जो हैं किसी विभाग के जो मतलब बेस रहते हैं, एजुकेशन का पोर्टल एजुकेशन, तो उस विभाग के जो कोई भी जो मिनिस्टर होते हैं, जो PA-PS होते हैं, जो PS रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, तो भोपाल से वो मॉनिटरिंग करते हैं सभी विभागों के पोर्टल्स की। तो ये जितने भी पोर्टल हैं उसमें मॉनिटरिंग वाला फैसिलिटी रहती है। और CM सर जो हैं वो उनके पास ID रहता है, वो पूरे चीज़ों को देख सकते हैं, पूरे विभागों को देख सकते हैं कि किस विभाग में क्या कमी है, किस विभाग में क्या है। तो ये सब ऑनलाइन रहता है आजकल से। इसमें सर मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत आप काफ़ी समय हो चुका है आपको इस विभाग में काम करते हुए, कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है इस विभाग में, और आपका कुछ ऐसा कुछ पल जो आपको यादगार रहा हो? हाँ, इसमें मुझे तो अपने विभाग से काफ़ी अच्छा रहा। इसमें मतलब नई नई चीज़ें हम लोग करते हैं, तो इसमें काम करने में रुचि बनी रहती है। हम लोग ज़्यादातर प्रोजेक्ट हमारे इनोवेशन हमारे रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही काम चल रहा है तो इसमें व्यक्ति बोर होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग नए नए काम करते हैं, जो भी नई डिमांड आती है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि जैसे आपने पूछा यादगार पल के बारे में, तो हम लोगों ने क्या है कि कोविड के दौरान जो है, तो जो मेरे पास काफ़ी मतलब विदेशों से भी फ़ोन आते थे, क्योंकि उस समय सब फ्लाइट बंद हो गई थी और ट्रेन बंद हो गई थी, पूरा यातायात बंद हो गया था। तो कुछ काफ़ी भक्त रहते हैं जो कि वो जैसे सिटी बंगाली क्लब का हम लोगों ने वो किया था, ऑनलाइन किया था, और भी काफ़ी सारे मंदिर ऑनलाइन किए थे। तो सिटी बंगाली क्लब के हम लोग के पास विदेशों से फ़ोन आते थे कि सर आपके द्वारा हम लोग यहाँ बैठ के पूजा कर पा रहे हैं काली माता की, और हम अपने देवी की पूजा यहाँ से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, जो असंभव है पहुँचना। लेकिन आपने हम लोगों को ये फैसिलिटी दी जिससे कि हम लोग देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से मेरी जो मतलब मम्मी हैं, उनको मैंने दिखाया, मोबाइल से ही उनको चला के दिखाती है, दर्शन कराती है, तो वो बहुत खुश हो गई थी कि बेटा मैंने घर से देवी जी के दर्शन कर लिए, जो कि बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए। तो ये कुछ थे। और एक जो है, एक बार सतना में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे एक गरीब किसान था जिसकी कि लड़की को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था।
तो वो अचानक मेरे सामने पड़ी, तो मैंने बोला क्या समस्या है, तो बोली कि मैं वो क्या बोलते हैं अंकल मुझे रिज़ल्ट देखना, आज 10वीं का रिज़ल्ट निकला। तो मैंने खटाक से उसको मोबाइल से ही और कंप्यूटर से रिज़ल्ट डाउनलोड करके दे दिया, तो काफ़ी खुश हुई। तो ये इस तरीके के एक्सपीरियंस होते रहते हैं। जी हाँ, पब्लिक रिव्यू भी काफ़ी अच्छे आपको जो है बीच-बीच में इसमें मिलते रहते हैं। हाँ जी। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज हमारे हमको ये अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ओके, तो आज थैंक यू। हमारे साथ विज्ञान सूचना अधिकारी, जिला विज्ञान सूचना अधिकारी श्री आशीष शुक्ला जी मौजूद थे, जिन्होंने एनआईसी के बारे में बहुत ही डिटेल में हमें जानकारी दी। और आप लोगों को और आगे किस तरह के वीडियो देखने हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर नीचे इस बारे में सुझाव दे सकते हैं। और आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। नमस्कार।